Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic for today is what is ESOPs? और ये किस तरह से काम करते हैं? हाउ इट वर्क? आज ना हम बात करने वाले हैं ESOPs के बारे में। नाम तो सुना ही होगा आपने। अच्छा, नहीं, आप कह रहे हो कि आज जगमोहन पूरी डिटेल में ना बता दो ये क्या है ESOPs? यस, सम ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर। ESOPs का मतलब होता है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। मतलब जब एम्प्लॉइज को कंपनी के अंदर ओनरशिप राइट दिया जाता है, यानी कि एम्प्लॉइज को हम स्टॉक देते हैं और उनको ओनर बनाते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। ये ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एम्प्लॉई बेनिफिट प्लान है जिसके अंदर वो ओन करते हैं स्टेक इन द कंपनी, जिस कंपनी के अंदर वो काम करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप भी चाहते हो ना कि आपकी कंपनी के अंदर टीम मेंबर इस तरीके से काम करें, इस तरीके से काम करें कि वो ओनरशिप के साथ में काम करें, पूरी जान लगा के, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपके लॉन्ग टर्म के प्लान है ना, तो वैसे ही आपकी एम्प्लॉई पार्टिसिपेट करे उसके अंदर। तो क्वेश्चन ये आता है, तो ऐसा कौन करता है? ऐसा ओनर ऑफ द बिजनेस करते हैं। तो सोचो, अगर इम्प्लॉई ही ओनर ऑफ द बिजनेस बन जाए तो कैसा रहेगा? तो ओनरशिप कैसे मिलेगी? ओनरशिप तो एक्चुअली शेयर अलॉट करके मिलेगी ना। यस, 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 एब्सोल्युटली। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ ना कुछ मेरे टीम मेंबर बड़े सालों से जुड़े हुए हैं, अब मैं उनको ना बेनिफिट देना चाहता हूं, उनको अब अपने साथ लॉन्ग रन के साथ जोड़ के रखना चाहता हूं, लंबे समय तक चलना चाहता हूं, तो वहां पर इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम आती है, क्योंकि आप उनको इक्विटी शेयर अलॉट कर रहे हो अपनी कंपनी के। एट द सेम टाइम आप ना कुछ नया टैलेंट एक्वायर करना चाहते हो मार्केट से न्यू टैलेंट एक्वायर करना चाहते हो। अब उनकी जो मंथली सैलरी वो जो डिमांड कर रहे हैं, आप उतनी सैलरी, अभी आपकी कंपनी, आपका बिजनेस अभी उतनी सैलरी कैश फ्लो के अकॉर्डिंगली अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप उस टैलेंट को एक्वायर करना चाहते हो। तो आज की डेट में क्या है मेथड? मेथड है उनको ईसॉप्स इशू करना, यानी कि उनको ओनरशिप के शेयर इशू करना। वो ओनर बनेंगे, मालिक बनेंगे, लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलेंगे एम्प्लॉइज। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे ये वर्क कैसे करता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, इसकी पूरी वर्किंग को मैं लेकर आता हूं। यस, सबसे पहले क्या होता है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर? जो कंपनी है ना, अब कंपनी कौन सी होनी चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ही ईसॉप्स को इशू किया जा सकता है। कंपनी क्या करेगी, एक ईसॉप ट्रस्ट क्रिएट करती है जिसके अंदर या तो फंड ट्रांसफर होता है या शेयर ट्रांसफर होते हैं, और वहां पर शेयर इंप्लॉइज के नाम पर इशू किए जाते हैं। कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट करती है ईसॉप के अंदर। अब वो जो ट्रस्ट हमने क्रिएट कर दी एम्प्लॉय को स्टॉक इशू करने के लिए, वहां से हम उनको शेयर इशू कर सकते हैं। कंपनी जो है, वो जो ट्रस्ट है, अगर मनी ट्रांसफर की है, तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो मार्केट से बाय करके देंगे, लेकिन मोस्टली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, तो आप ऐसे मान के चलो कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सिंपल करते हैं, आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 100% ओनरशिप आपके पास है, तो आपने मन में डिसाइड किया कि अप टू 5%, कितना? अप टू 5% तक के मैं शेयर्स अपने इंप्लॉइज को दूंगा। तो आप किसी एक एम्प्लॉई को से फॉर एग्जांपल 0.5% शेयर एलोकेट करना चाहते हो, तो वो किसके रूट थ्रू होगा? वो ट्रस्ट के रूट से होगा। टेक्निकलिटी में जाते हुए सिंप्लिसिटी में ऐसे रखते हैं, अब आपके पास ओनरशिप जो है उतने शेयर्स की है, आपके अपने शेयर्स की ओनरशिप आप एम्प्लॉइज के ऊपर ट्रांसफर करेंगे थ्रू ए वाया मीडिया, जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं। अब इस तरीके से आप समझिए, यानी कि जो ईसॉप्स ट्रस्ट बनी है ना, वो अब आगे एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है विद इन द कंपनी। डॉक्यूमेंटेशन का ये पार्ट है।
तो जो उनको हमने स्टॉक इश्यू कर दिए, इमीडिएटली इमीडिएटली एम्प्लॉय जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए ना एक वेस्टिंग पीरियड होता है जिसको आप लॉक इन पीरियड कह सकते हो। तो मैं आपको ना एक काम करता हूं, एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या है, कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो मार्केटिंग को लीड कर रहे हैं ना पर्सन, कई सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग लीड कर रहे हैं। अब उनको यहां वहां से ऑफर आते रहते हैं, कंपटीटर भी उनको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। जो नए नए इस फील्ड के अंदर कंपटीटर आते हैं, वो देखते हैं कि आपकी कंपनी की सेल तो सारी की सारी ये मार्केटिंग के पर्सन लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका आपस में ना ट्रस्ट बहुत है, प्रेम बहुत है, किसके साथ में, आपके उस मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के एम्प्लॉय के साथ में। तो अब आप दोनों इकट्ठे बैठे थे और लॉन्ग टर्म की बातें हो रही हैं, और आप उनके साथ में अपनी विजन शेयर कर रहे हो। आप कह रहे हो देखो, आज हम मेहनत करते करते इस कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक लेकर आ गए हैं। आज हमारी कंपनी की सेल 65 करोड़ हो गई है, कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो गई है। और इसी तरीके से जो हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है, वो दिन दूर नहीं जब कंपनी की वैल्यूएशन हम 3,000 करोड़ तक ले जाएंगे। कौन कह रहा है, आप। किसको, अपने एम्प्लॉय के साथ में बैठकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर डिस्कशन चल रही है। एम्प्लॉय भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। अब यहाँ पर जो सैलरी कंपोनेंट है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक्सपोनेंशियली आप उस एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप ना उनसे बात करते हैं कि देखो, मैं चाहता हूं जैसे जैसे कंपनी ग्रो करे ना, तो आपकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। किसकी, आपके एम्प्लॉय की। आपने कहा किसको, एम्प्लॉय को, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए ना, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं अब कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम पे एलोकेट कर रहा हूं। मान लीजिए आपने 5% शेयर आपने अपनी कंपनी के उस एम्प्लॉय के नाम पर दिए। अगर आज कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ की आप मानते हो, तो यानी कि उसके पास 5 करोड़ तक की वैल्यूएशन का राइट आ गया है। किसके पास, आपके एम्प्लॉय के पास। क्यों, आपने उसको 5% शेयर एलोकेट किए हैं। अब वो एम्प्लॉय भी खुश है, अरे वाह, मजा आ गया, अब मेरा कंपनी में भी ना मालिकाना हक है। अगर आपने 1% शेयर इशू किया उसके नाम पे, तो 1 करोड़ आ गया। अब देखिए, जब आप ये बोल रहे हो कि आने वाले 5 सालों के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन को तो हम ले जाएंगे 3,000 करोड़ के ऊपर, आज 100 करोड़ की है। क्योंकि जिस तरीके से आप एक्सपैंड कर रहे हो, अभी आप नॉर्थ इंडिया में हो, फिर आप बड़े साउथ इंडिया की तरफ, और ये सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, और फिर ये एक्सपोर्ट की मार्केट भी आपकी प्रोडक्ट की एस्टेब्लिश हो रही है। आप ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू भी वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हो, आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो। इसके अंदर आपकी टीम पूरी तरह से आपके साथ लगी हुई है, और ये आपने हासिल कर दिया। जब कंपनी की वैल्यूएशन 3,000 करोड़ हो गई है, तो वो जो एम्प्लॉय जिसके पास 5% शेयर थे, तो उसकी उसको उसको कितना हो गया, उसका 150 करोड़, 150 करोड़। अब चाहे कोई कितनी भी सेविंग्स कर ले, सैलरी ले लेके एम्प्लॉय, लेकिन वो 150 करोड़ तक तो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वो कहां पर पॉसिबल है, सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, जबकि उसके पास भी ईसॉप्स है, यानी कि कंपनी के स्टॉक ऑप्शन स्कीम आपके एम्प्लॉय के पास है। अब एम्प्लॉय को ना विजन नजर आ रहा है। अगर मैं किसी कंपटीटर को ज्वाइन करता हूं तो क्या होगा, वहां पर सैलरी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर मैं इसी कंपनी में बना रहता हूं, तो क्या फायदा होने वाला है इस कंपनी में बने रह के, क्योंकि मेरे पास तो मालिकाना हक है। जितनी कंपनी ग्रो करती है उतना मुझे बेनिफिट होता है। ये सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है किसके अंदर, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स के अंदर। अब आप समझिए, क्लियर हो गया, ई सब क्लियर हो गया आपको। आज की डेट में ना बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है। जगह जगह पर जब स्टार्टअप बने, वो एक छोटे से स्टार्टअप से स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के चले गए, और जो वेल्थ और वैल्यूएशन क्रिएट की है ना उन कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए, वो काबिल तारीफ है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडी आपको गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करके पता लग जाएगा, जहां पर
ये सक्सेस स्टोरी लिखी गई है एम्प्लॉइज। अब उसका फायदा क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, आपकी एक कोर स्ट्रीम बन जाती है। अब आपके ना कई सारे कॉन्सिक्वेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं, कब देना चाहिए, किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। चलिए एक एक करके ना उनको आंसर करेंगे, सब कुछ आंसर करेंगे आज के सेशन के अंदर। समय भी है, वक्त भी है, पूरी करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये ईसॉप्स चाहिए क्यों होते हैं, क्यों इशू करने हैं। देखो, एम्प्लॉई के लिए एक बहुत 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 बड़ा इंसेंटिव है जब हम उनको ओनरशिप राइट देते हैं। दैट इज द नंबर वन रीजन। मैंने अभी जो स्टोरी बताई उससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्यों वो ज्यादा बेटर कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए वर्क करते हैं। अगर आप उनके साथ प्रॉफिट शेयर करते हो, वर्क नहीं करेगा। अगर आप उनको इंसेंटिव देते हो, वर्क नहीं करेगा। ये प्रॉफिट शेयर करना, इंसेंटिव देना वर्क नहीं करता। ऑन टाइम, एवरी टाइम उनको आप सैलरी दो, राइट डिजर्व सैलरी दो, उसके साथ में आपने ईसॉप इशू कर दिए ना, वही चीज बहुत पावरफुल तरीके से इंसेंटिवाइज काम करती है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल गेम ही वैल्यूएशन किया गई है। अब सभी लाइक माइंडेड तरीके से कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एनर्जी सिंक्रोनाइज हो गई है। दूसरा, आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना टैलेंट को, मार्केट में जो टैलेंट है। अब एक कंपनी के अंदर कोई बहुत कॉर्पोरेट के अंदर कोई काम कर रहा था गुड़गांव में, साइबर हब के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस बहुत बड़ी कंपनी में जीएम के लेवल के ऊपर कोई काम कर रहा था। अब आपने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है, चला रहे हो, स्टार्टअप है आपका। आप कहते हो कि वो मल्टीनेशनल कंपनी का जनरल मैनेजर आपकी कंपनी के अंदर आ जाए, और तो बारे न्यारे हो जाएंगे। उसका एक्सपीरियंस और आपके आइडिया कमाल कर देंगे। लेकिन वो नहीं आने वाले, वो नहीं आने वाले, क्योंकि उतनी सैलरी हमारा बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उस टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज काम करेगी, ईसॉप्स काम करेंगे। आप अपनी कंपनी के अंदर उनको ओनरशिप राइट दे रहे हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो लॉन्ग टर्म तक आप उनको स्टे करवाना चाहते हो, तो क्या काम करेगा, तो उस केस के अंदर ईसॉप्स काम करेंगे। तीसरा कारण क्या है, टैक्स की तो काफी अच्छी खासी एडवांटेजेस हो जाती हैं, कंपनी को भी और एम्प्लॉय को भी। कंपनी को क्या एडवांटेज हो गई, कंपनी की एडवांटेज ये हो गई कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हो ना ईसॉप्स के अंदर, तो वो डिडक्टिबल है आपके लिए, यानी कि उसके ऊपर टैक्स के बेनिफिट है। इसका मैं एक अलग से कोई चैप्टर कर दूंगा, 1-to-1 कवर कर दूंगा, इसमें अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी आप ओवरऑल समझो कि इसके अंदर टैक्स एडवांटेज होते हैं। इम्प्लॉई को भी देखो तब तक टैक्स नहीं लगेगा जब तक कि वो फर्दर आगे सेल नहीं कर देता, यानी कंपनी उसको एलोकेट कर रही है, उसको ना डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर एलोकेट किए जाते हैं शेयर। मान लीजिए कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ की है और शेयर का प्राइस 32 रुपए का है, तो इम्प्लॉइज को 32 रुपए का शेयर आप 10 रुपए में भी दे सकते हो, 32 रुपए का शेयर 5 रुपए भी दे सकते हो, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप उसको शेयर एलोकेट करते हो, नॉमिनल प्राइस के ऊपर। और जब 3 साल के बाद, वेस्टिंग पीरियड के बाद वो सेल करते हैं, तो टैक्स की कैलकुलेशन तब होनी है, अभी कोई टैक्स नहीं आ रहा उसके हाथ के अंदर। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूरी बनी रहती है। क्या होता है कि कई बार आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हो और आप किसी बाहर के पर्सन को तो सेल कर ही नहीं सकते, तो अब आपने क्या सोचा कि चलो ठीक है, एक ट्रस्ट बना देते हैं, उस ट्रस्ट के अंदर फंड को ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रस्ट आपके यानी कि ओनर के शेयर खरीद लेगी। तो एक तरीके से ये तरीका होता है मनी को एक्सट्रैक्ट करने का। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बाहर आता, जितना भी आप 1%, 2%, 5% करना चाहते हो, वैल्यूएशन के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, बट वो मनी एग्जिट हो जाती है बाय बैक ऑफ शेयर के द्वारा, जो कि ट्रस्ट बाय करती है। ये दो टेक्निकल पॉइंट है, जब आप एक्चुअली करोगे ना तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। तो यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग, कंपनी ना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, हमेशा हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी के अगर ओनर रिटायर भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने ईसॉप्स का एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि चाहे आपके बच्चे उस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, आपने ट्रस्ट इस तरह से लिख दी, सक्सेशन प्लानिंग इस तरीके से कर दी, बड़ा ही स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है कंपनी का।
रीपरचेज शेयर कर सकते हैं और ओनर डिपार्ट कर जाएंगे और एम्प्लॉइज को ही आप शेयर इशू कर देंगे। एक कंपनी है लैंडमार्क फॉरेन टेक्नोलॉजीज कंपनी है, तो वहां पर भी इसी तरीके से हुआ था। ओनर पहले रन किया करते थे, उसके बाद तो सारी की सारी कंपनी को ही एम्प्लॉय रन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि कंपनी हमेशा हमेशा चलती रहेगी। आप कह रहे हो कि जगमोहन ये तो जबरदस्त पॉइंट आपने बताया। सबसे 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 बड़ा पॉइंट तो यही हो गया कि आप टैलेंट एक्वायर कर रहे हो और टैलेंट को रिटेन कर रहे हो, और पूरी ओनरशिप के साथ में अब आपकी कंपनी की नजर जो है वो वैल्यूएशन के ऊपर अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रही है। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि क्या ये थियोरेटिकल है या एक्चुअल में होता भी है, कोई रियल लाइफ केस स्टडीज है क्या? ये देखो, ये देखो, माइंड ट्री के बारे में सुना है आपने? HCL टेक्नोलॉजीज का नाम सुना है? फ्लिपकार्ट, उड़ान, 4 केस स्टडी आपके सामने में रख रहा हूं। देखो माइंड ट्री जो है ना, माइंड ट्री 13% उसके जो शेयर है वो एम्प्लॉइज के पास है। ये वन ऑफ द अमेजिंग एग्जांपल है, आप स्टडी करना। अट्रैक्ट और रिटेन टॉप टैलेंट करने के लिए माइंड ट्री ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, और HCL के 4% शेयर जो है आज की डेट में उसके एम्प्लॉइज के पास में है। और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कल्चर बना हुआ है कहां पर? HCL टेक्नोलॉजीज में। किस चीज का? एम्प्लॉय ओनरशिप का, न्यू आइडियाज, न्यू टैलेंट। और फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ने तो ऐसा धमाल कर दिया इंडिया के अंदर, जो जो लोग फ्लिपकार्ट में थे ना, तो कंपनी का ना ईसोप्स का प्रोग्राम ही था, ईसो का प्रोग्राम ही था। आज के डेट में भी जो बहुत सारे स्टार्टअप है और बड़ी सक्सेसफुल कंपनियां हैं, कहते हैं कि उनका कहीं ना कनेक्शन फ्लिपकार्ट के साथ ही है। उनको पहले दिन से ही वो ओनरशिप का राइट और ओनरशिप की सेंस प्रोवाइड कर दी जाती थी। तो इसने ना एक बहुत बड़ा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप किया है फ्लिपकार्ट ने। और उड़ान, उड़ान की रैपिड ग्रोथ और सक्सेस का तो राज ही उसका ईसोप है। तो ये 4 बड़े एग्जांपल मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, किसके? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के। अब इसको इस तरीके से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आप जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उसके अंदर जब शेयर्स एम्प्लॉय के नाम पर जाते हैं तो वो इमीडिएटली सेलेबल नहीं होते। उसके अंदर 3 साल का एक वेस्टिंग पीरियड होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और लिस्टेड नहीं है कंपनी आपकी, तो एम्प्लॉय मार्केट में सेल करेगा कैसे? हाँ, यानी कि आज जब पहले दिन आप ईसोप इशू कर रहे हो ना, तो आप एक विजन मिशन में डिक्लेयर कर दिया करो, विद इन 3 to 5 years में हम ना IPO के अंदर जाएंगे। ये फर्दर इंसेंटिवाइज करेगा एम्प्लॉइज को कि हाँ, और आपको भी करेगा, और आपकी वर्किंग सेलेबल और स्केलेबल बिजनेस को बिल्ड करने की पहले दिन से ही हो जाएगी। तो मान लीजिए वाकई आपने 3 से 5 साल के अंदर अगर अपनी कंपनी को IPO में लिस्ट कर दिया, तो वो जो शेयर आपने इशू कर रखे हैं एम्प्लॉय के नाम पे, तो उनको भी 100% कन्विक्शन आएगी कि हाँ वाकई ही अब हम इसको बाहर मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं, या इसको रिटेन कर सकते हैं। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही क्लोज दिया होता है कि अगर हम IPO में नहीं जाते तो ये ट्रस्ट, यानी कि हम आपसे शेयर्स को बाय बैक कर लेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। क्योंकि आप भी सोच रहे थे ना कि भाई प्राइवेट कंपनी है, खरीदेगा कौन इसको? खरीदेंगे, बायबैक का क्लोज पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डाला होता है। तो किस चीज का सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए? हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आज की डेट में, आज की डेट के अंदर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। जितनी ज्यादा, जितनी बेहतर आपकी आज की कंपनी की वैल्यूएशन है ना, उतना ज्यादा ये इंसेंटिवाइज करेंगे आपके एम्प्लॉइज को। आप कह रहे हो मुझे वैल्यूएशन तो पता ही नहीं है मेरे बिजनेस की कितनी है, क्या है मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन, तो आपको कैलकुलेट करवानी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करता हूं, हर साल आपको अपनी प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रोफेशनल कंपनी से लेनी चाहिए, जिसके अंदर आपको पता लगे कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या आ रही है। बहुत सारी कंपनी है जो वैल्यूएशन करती है, जैसे क्रिसिल है, CRISIL, जो इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी है। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग करती है, वैल्यूएशन करती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है जो स्पेशलाइज है, हमारी GSA भी करती है वैल्यूएशन।
पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि आप कहाँ से वैल्यूएशन कराते हो, पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्यों वैल्यूएशन कराते हो। आज आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कराई, वैल्यूएशन के हिसाब से फिर आपने सोचा कि मुझे अपनी कंपनी का कितना परसेंट डाइल्यूट करना है। आमतौर पे मार्केट में प्रैक्टिस है कि 5%, कितना, 5% तक बिजनेस ओनर अपने माइंड के अंदर सोच लेता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना तो मैं अपने एम्प्लॉय को 5% तक करूंगा। क्या सभी एम्प्लॉइज को ईसॉप दे देने चाहिए? नहीं, नीड बेसिस के ऊपर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने लोग आपके पास 5 साल या उससे ज्यादा से रिटेन कर रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए आपने उनको ईसॉप दे दिया, चलो 3 साल लगा लो, चलो 2 साल लगा लो। या आप टॉप मैनेजमेंट के अंदर ईसॉप इशू करते हो, या नया टैलेंट एक्वायर करने के टाइम पर ईसॉप इशू करते हो, या आप कोई पॉलिसी ही बना देते हो अपनी कंपनी के अंदर कि जो दिवाली के दिवाली बोनस इशू करते हो वो ईसॉप की फॉर्म के अंदर इशू करते हो। जितना बोनस बना टू दैट एक्सटेंट डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू किया उन सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ लोगों को जो कि इतने साल से कंपनी में कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करने को तैयार है, जिनका आपको लगता है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ अगर कोई 2 3 4 महीने के बाद ही छोड़कर चला जाए तो क्या होगा? देखिए, अभी शेयर्स की वेस्टिंग तो नहीं हुई है, इसलिए वो शेयर ऑटोमेटिकली कंपनी के पास ही वापस आ जाएंगे क्योंकि वेस्टिंग का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ। अब मुर्गी है ना, उसका अंडा है, अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसमें से चूजा निकलता है वेस्टिंग के बाद ही। तो दैट मीन टू से कि इससे इस बात की भी इंश्योरिटी हो जाती है, एम्प्लॉय भी सोचते हैं कि चल ठीक है यार, मेरे नाम पे ईसॉप है और जो 3 साल का पीरियड है या 2 साल का पीरियड है इसमें वेस्ट होते हैं, चलो ये तो मेरी गाड़ी मेहनत की कमाई है, मेरे नाम पे इश्यू हुए हैं तो मुझे रिटेन रहना चाहिए, यानी कि ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया। और बताओ, और बताओ क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड के अंदर? जो मेरे साथ लाइव हैं वो चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जो मेरे साथ लाइव हैं वो लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। मैं आपका वॉइस भी ऑन कर सकता हूं अगर आप मुझे कहते हो चैट बॉक्स के अंदर। तो यहां पर अब आगे बढ़ता हूं। इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम इतनी ज्यादा फेमस क्यों हो रही है मार्केट के अंदर? वन रीजन है, एक बार देखो जरा, देखो जरा खोल के, इंटरनेट खोल के देखो, कमाल हो गया है, कमाल मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना वो लगातार तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो वन ऑफ द की रीजन उनके सक्सेसफुल होने का यही है कि उन्होंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू कर रखा है। और जो फर्दर जो इन्वेस्टर्स भी आते हैं ना, इन्वेस्टर्स आते हैं वो भी ये देखते हैं कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कितने शेयर ओनर के पास है और कितने इसके की स्टेक होल्डर के पास है। तो ये भी एक एडिशनल एडवांटेजेस से रहता है। इससे बहुत बड़ी और शानदार तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती है आपकी कंपनी के अंदर, और फिर आप अपने विजन से भटकते नहीं कि आज आप बिजनेस कर रहे हो, आपने डिक्लेयर किया कि 100 करोड़ से 3000 करोड़ के ऊपर आपने जाना है और 10,000 करोड़ के ऊपर जाना है, तो उससे बहुत 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 आसानी आपको रहती है। तो एक बार डिस्कशन करते हैं। तो के महेश्वरी जी, आपसे जरा आपसे जरा हम लाइव डिस्कशन करते हैं, लाइव डिस्कशन। तो मैं बात करता हूँ के महेश्वरी जी आपके साथ में। अलाउ टू टॉक मैंने कर दिया है। चलिए आज के 5M सेशन के अंदर लेट्स हैव अ लाइव चैट एंड डिस्कशन। यस सर। गुड मॉर्निंग जगमोहन जी। गुड मॉर्निंग। अगर जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो वैल्यूएशन होता है वो होता है कि कंपनी की जो एक फॉर्मूला बना हुआ है, यस। पर अगर हम ईसॉप देंगे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओके, कंपनी की वैल्यूएशन जो हम निकालेंगे वो वही जो 7 मेथड है वैल्यूएशन निकालने के, उसके हिसाब से आप डिक्लेयर करोगे। किसी थर्ड पार्टी की एक रिपोर्ट लोगे जिसके अंदर कंपनी की वैल्यूएशन निकली होगी। मान लीजिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से आपकी वैल्यूएशन निकल कर आ गई 150 करोड़ की, मान या लीजिए। अब जो इम्प्लॉई को आपने शेयर इशू करनी है ना, जो 150 करोड़ की वैल्यूएशन निकाली है, वो तो मात्र शेयर प्राइस की मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए निकाली थी। अब नंबर ऑफ शेयर्स से जब इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए पर शेयर वैल्यू उसकी आ गई 50 रुपए की,
लेकिन जो इम्प्लॉई को आपने शेयर इशू करना है, आप उसको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर भी इशू कर सकते हो। मान लीजिए 20 रुपए के हिसाब से आप एम्प्लॉई को बोलेंगे 50 रुपए का शेयर मैं तुम्हें 20 रुपए के अंदर एलोकेट कर रहा हूं, तो 20 रुपए एक्चुअली वो पैसे देगा, एक्चुअली पैसे देगा। अगर एक्चुअली पैसे नहीं लेने, तो मान लीजिए आपने कोई इंसेंटिव देना था उसको या बोनस देना था, उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी स्किन इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। तो इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन आंसर होता है। हाँ पार्टली। और वैसे ही अगर हम जब उसे वो जब पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट किस तरीके से होगा? जैसे वैल्यूएशन उसका बढ़ गया और ट्रस्ट के पास में तो उतने पैसे होंगे नहीं उसको पेमेंट करने के लिए। हाँ देखो, वो उसकी वेस्टिंग हो गई, 3 साल कंप्लीट हो गए, और वैल्यूएशन जो है वो पहुंच चुकी है, 50 रुपए का शेयर अब पहुंच चुका है 90 रुपए के ऊपर। अब एम्प्लॉय का मन कर रहा है कि मुझे बेचना है 3 साल के बाद। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, तो उस केस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा होता है बायबैक का ऑप्शन। तो यानी कि अब ये जो वो है ना आपके कंपनी के ओनर है, अब वो बायबैक करेंगे, यानी कि आपको फंड अरेंज करके कंपनी के अंदर डालना है और उस एम्प्लॉय से खरीदने के लिए, जब ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। अच्छा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, ग्रेट। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं चैट बॉक्स के अंदर डॉक्टर संजय नरवाल जी का। जगमोहन जी, व्हाट इज द प्रोसेस टू इशू ईसॉप? उसका प्रोसेस, सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपकी प्राइवेट कंपनी है। नंबर 2, आप अपनी उस कंपनी की एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लो ताकि पता लगे वैल्यूएशन कितनी है। नंबर 3, अब एक ट्रस्ट फॉर्म होगी जो कि प्रोफेशनल्स करते हैं, वो हो गई। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कि किस एम्प्लॉय को आपने ईसॉप्स इशू करने हैं। आइडेंटिफाई कर लिया कि एग्जिस्टिंग में से किन लोगों को करना है। नेक्स्ट स्टेप, अब उसका क्राइटेरिया बनाओ कि किस बेसिस के ऊपर आपने उसको इशू करना है। तो आपने क्राइटेरिया बना लिया कि जो मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं 5 साल से ज्यादा है, तो उनको मैंने करना है। किस बेसिस के ऊपर करना है मुझे, तो वहां पर आप डिसाइड करेंगे कि कितना परसेंटेज आप डाइल्यूट करना चाहते हो, पूरा टोटल। आप कहते हो कि नहीं, मेरे को ना भी 2% ऑफ दी टोटल वैल्यूएशन का डाइल्यूट करना है, उसकी एक वैल्यू निकल कर आएगी, फिर उसका डिस्काउंटेड रेट निकल कर आएगा। मान लो शेयर 50 रुपए का, डिस्काउंटेड 20 रुपए का है। अब सच में आपने उनसे पैसे लेने हैं या आपने उनको इन कंसिडरेशन इशू करने हैं कि उनका कोई इंसेंटिव था, उनका कोई बोनस था, लाइक दैट। ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। तो संजय जी, जैसे ही आप ओके करेंगे तो प्रोफेशनल्स लग जाएंगे, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे एंड वर्किंग हो जाएगी। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है कि आप कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो उनका हिस्सा भी ग्रो कर रहा है। सबसे बेस्ट और राइट वे ये रहता है कि आप आज से ही निर्धारित करो, सिंप्लिसिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए, क्योंकि के महेश्वरी जी ने वार्न कर दिया है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नेक्स्ट राउंड में नहीं लेके जाते, यानी कि प्राइवेट इक्विटी में नहीं लेके जाते या आईपीओ में नहीं लेके जाते, तो कल को एम्प्लॉई शेयर सेल करेगा कहां पे? सेल करेगा कहां पे? इसलिए उसका जो एग्जिट रूट होता है ना, उसका एग्जिट रूट आईपीओ ही होता है, जहां पर कंपनी की वैल्यू अनलॉक हो जाती है जबरदस्त तरीके से। तो आज ही अगर आपको क्लैरिटी है ना कि मुझे अपनी कंपनी को लिस्टिंग में लेके जाना है, लिस्टिंग में, तो उस केस के अंदर आपको ईसॉप जरूर 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 ऑप्ट करने चाहिए, और इससे एक बहुत बड़ा विजन खुल जाता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, आज का ये टॉपिक था। हो सकता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली, हालांकि ये टेक्निकल टॉपिक है, तो आई एम श्योर कुछ आपको इंटरेस्ट आया, कुछ आपको क्लैरिटी मिली, कुछ पता लगा कि लेटेस्ट मार्केट में चल क्या रहा है। कंपनी का कैश फ्लो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी ना क्या वैल्यू ऐड कर रही है लोगों की लाइफ में, क्या इनफ्लो आ रहा है, और उसके अंदर बगैर ओनर लिए एम्प्लॉय को ओनरशिप बनाते हुए आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हो। तो बाकी JSAonline.in के ऊपर आप जाएंगे, वहां पर अपनी क्वेरी रेज करेंगे, तो आपको 1 बाय 1 आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर तो मिलते ही हैं, ये आपको मालूम है। तो जिन्होंने अभी तक
रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज गो टू jsaonline.in and yes, I want to register and get yourself registered to the JSA Online. And this is what I wanted to bring to your knowledge today in the 5 AM cash flow mastery session. Thank you so much for participating today. तो जो लाइव है बताओ जी कैसा रहा आज का सेशन? तो डिड यू गेट सम वैल्यू? Did you get some value out of this session? Do you want I should cover the technical topic like this? Or if you have any other suggestion, definitely you can give it to me in the chat box. तो चलिए बहुत 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 धन्यवाद और अब हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे. चलिए थैंक यू संजय जी, के महेश्वरी जी, लर्न द न्यू वे, हरी निरंजन अग्रवाल जी, वेरी नॉलेजेबल सेशन, फैंटास्टिक सेशन, ये चलिए डन. ओके ग्रेट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद द न्यू सेशन.